अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की बड़ी कार्रवाई से। जनूबी वज़ीरिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान का कमांडर नूरिस्तान उर्फ हसन बाबा मारा गया। दहशतगर्द कमांडर 50 एहलकारों की शहादत में मुलव्विस था। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके मुताबिक ये शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका तैयारज़ा है, जहाँ पर खुफिया इत्तलात पर जो है वो कार्रवाई की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान मतलूब दहशतगर्द जो है वो हसन बाबा कमांडर नूरिस्तान अपने अंजाम को पहुंच गए और बड़ा वाज़ेह तौर पर DGSPR की जानिब से भी कह दिया गया था कि अब दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म ग्रुप इस मुल्क में मौजूद नहीं है। इसके बैकग्राउंड पर बात करें तो नूरिस्तान 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बैतुल्लाह महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। 2008 में साथियों समेत मिनरा शबाज दरगई चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 3 FCL कार शहीद हुए। 2009 में गाँव पंचगोई जो कि खैसौर में है बारूदी सुरंग लगाई, जिसके नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए थे। इसी तरह जून 2009 में दहशतगर्द नूरिस्तान ने साथियों के हमरा शकई कैंप पर रॉकेट हमला किया, जिससे 7 अफराद शहीद और 1 ऑयल टैंकर तबाह हुआ। 2009 में खैसूर क्लियरेंस के दौरान जो है वो 12 फौजी जान से चले गए थे। नूरिस्तान को 2016 में खैसूर के इलाके का कमांडर बनाया गया और नूरिस्तान हसन बाबा सिक्योरिटी फोर्सेज के 50 एहलकारों की शहादत में मुलव्विस है। तो ये बड़ी अहम कार्रवाई थी जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खुफिया इत्तलात पर अंजाम दी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दों का पाकिस्तान में अब कोई मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद नहीं है। जो छुपे हुए थे वो अब भाग रहे हैं, उनका भी जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने चंद रोज पहले ही प्रेस ब्रीफिंग में बता दिया था। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। टाइम्स कुछ लोग पार आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे अब रह नहीं सकते। दे आर ऑन द रन इवन इफ दे आर हियर। लेट मी अश्योर यू दैट देयर इज नो organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore, and whoever is left is on the run, and inshallah we'll take them on. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, आज खुशी का दिन है, कतर LNG की कीमत कम करने पर राजी हो गया, मुआहिदा तय पा गया। हर साल 300 मिलियन जबकि 10 साल में 3 अरब डॉलर्स की बचत होगी। वो लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें 300 मिलियन डॉलर्स की बचत होगी और इंशाल्लाह जो 10 साल अगले 10 साल में 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान को बचत होगी। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है और इस 1 साल से हम लगे हुए थे इसके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए। सिंध असेंबली में धमकियां, बताएंगे कुछ देर में। और अब बुरी खबर शामिल करते हैं कि ओगरा ने कौम को महंगाई के अंधे कुएं में धकेलने की कर ली है तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए फ़ी लीटर तक इजाफे की समरी तैयार, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मार्च में महंगाई मार्च कराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख 20 रुपए फ़ी लीटर तक बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की सिफारिशात मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 131 रुपए 97 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी, जबकि डीजल 135 रुपए 69 पैसे फ़ी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएगा। ओगरा हुक्काम के मुताबिक समरी पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फ़ी लीटर के हिसाब से तैयार की गई। अलबत्ता हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की शरह कम करके अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। अवाम कहते हैं, ओगरा का क्या ख्याल है, लोगों को उसकी चालाकियाँ क्या अब भी समझ नहीं आती? ये इन्होंने एक नया ड्रामा बना लिया है कि वज़ीर आज़म साहब के पास समरी जाती है, वो मुस्तरद कर देते हैं, जी मैं अवाम को रिलीफ फराहम कर रहा हूँ, 20 रुपए इजाफा नहीं कर रहा तो मैं 5 रुपए कर रहा हूँ। इस हुकूमत में अगर ऑयल के रेट नीचे भी आए हैं तो गरीब बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद करेगी, जिनका ऐलान 28 फरवरी और इत्तलाक 1 मार्च से किया जाएगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान FATF की जानिब से ब्लैक लिस्ट होने से बच गया। एक्शन प्लान की 90% शराइत पूरी हो चुकी हैं, बाकी 3 शराइत भी जून तक पूरी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 में से 24 निकात के ऊपर कंप्लायंट हैं, जो कि तकरीबन 90% कंप्लायंस बनती है।
3 निकात रह गए हैं जो पार्शियली कंप्लायंट है और उन 3 में भी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है। प्रोसिक्यूशन ऑफ UNDPs एंटिटीज यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ने जिन एंटिटीज को लिस्ट किया हुआ है, इसकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर अभी हमारा पार्शियली एड्रेस स्टेटस है। सैंक्शंस यानी कि जो नेचुरल और लीगल पर्सन्स के ऊपर आप सैंक्शंस का अमल दरामद करते हैं, इस पे हम पार्शियली एड्रेस्ड हैं। और इन्फोर्समेंट ऑफ TFS वायलेशंस के अगर आपने कहीं टेरर फाइनेंसिंग सैंक्शंस लगाई हैं और उसकी किसी शोबे में इन्फोर्समेंट के ऊपर कोई नेग्लिजेंस आई है तो उसके हवाले से भी हम पार्शियली, ये 3 चीज़ें रह गई हैं। हमारी कोशिश है कि जून में ये जो 27 के 27 निकात हैं हम इनको मुकम्मल करें। कौमी असम्बली इजलास में कभी हुकूमत और अपोजिशन का फड्डा तो कभी कोरम पूरा करना मुहाल। ऐवान चलाना स्पीकर के लिए मुश्किल हो गया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली का 1 घंटे से भी कम दौरानिये का इजलास, इसमें भी शोर शराबा और तू तकार। हमेशा सबर का साथ देते हैं। फवाद चौधरी ने तकरीर करते हुए कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में 4 खवातीन के कत्ल पर यकजहती का इजहार खुशाइंद है। साथ ही सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत की करप्शन पर तनकीद का नतीजा करार दे दिया। तहरीके इंसाफ के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के ऊपर किसी एक आदमी के ऊपर आप मुझे बता दें कि कार्रवाई की गई। फवाद चौधरी की तनकीद पर अपोजिशन भी सीखपा हो गई। शोर शराबा शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर साहब, ये ज्यादती है, सिंध के खिलाफ आप बात करने के लिए देते हैं, हमें क्यों नहीं मौका देते? कोरम पॉइंट आउट करें। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर असेंबली ने गिनती कराई तो हुकूमत को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां एहतजाज के दौरान PTI कारकुनान के 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया है। झगड़े में मुकामी रहनुमा जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नवीद लाड़िक से। जी अपडेट कीजिए नवीद लाड़िक, क्या मामला है ये, कौन से रहनुमा जख्मी हुए हैं और उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये लाड़काना प्रेस क्लब के सामने जो है PTI कारकुनान लियाकत जतोई के हिमायती PTI कारकुनान ने सैफुल्लाह अबड़ो को जो है वो सेनेट की टिकट देने के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया। जो दौरान एहतजाज सैफुल्लाह अबड़ो के हिमायती भी जो है वो पहुंच गए, जहां पर नारेबाजी करने पर जो है वो कारकुनान आपस गुथम गुस्सा हो गए। कारकुनान ने एक दूसरे को लातों गुस्सों से जो है वो मारपीट की और झगड़े के दौरान जो है वो PTI सिटी लाड़काना का जनरल सेक्रेटरी जो है वो आशिक जतोई जो है वो जख्मी हो गया, जिसको चाणक्य अस्पताल। और कारकुनान जो है वो आपस में इस बात पर जो है लड़े, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और शहरियों ने जो है वो बाद में बीच बचा कराया। जी ठीक है, आसिफ जतोई जो रहनुमा है वो जख्मी हुए और उन्हें चाणक्य अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नवीद लाड़िक अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन रुकन खुर्रम शेर जमान के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। सिंध में कुत्तों का राज कहने पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने गैर पार्लिमानी अंदाज अपनाया तो दूसरे वजीर तैमूर तालपुर हुकूमती अरकान को लेकर अपोजिशन बेंचों के सामने पहुंच गए। छोरों की बच्ची कुत्ते के काटने से उसका इंतकाल हो गया। स्पीकर साहब, आजकल सूबे सिंध में कुत्तों का राज बहुत ज्यादा हो गया है। अपनी जबान पर काबू रखो। जबान जो है बहुत चलती है, जबान पे रखो काबू। तुम चुप करके बैठो और अपनी जबान पर काबू रखो। हाँ, अरे बैठ जा, उधर देख, उधर बात कर, बैठो, बैठ जाओ। क्या है ऑर्डर इन द चल। अरे सिंध असम्बली के इजलास के आगाज में ही खुर्रम शेर जमान के एक जुमले से ही हुकूमती अरकान का तहम्मुल खत्म हो गया। वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला तो अपनी निशिस्त से ही खुर्रम शेर जमान पर बरसे, मगर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी तैमूर तालपुर तो हुकूमती अरकान के साथ अपोजिशन बेंचों के सामने आ गए और तड़ियां लगाना शुरू कर दी। अरे इनको उस दिन नेशनल असेंबली में मार पड़ी थी, उसको याद आ रही है। अपोजिशन अरकान से झगड़े के बारे में तैमूर तालपुर का कहना था कि उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। आज जिस किस्म के अल्फाज खुर्रम ने इस्तेमाल किए, अगर आप किसी की लीडरशिप के बारे में गलत बात करेंगे तो उसका जवाब नापसंदीदा अंदाज में भी हमें देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत ज़रूर है बहुत से लोगों को। अपोजिशन रुकन खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हुकूमती अरकान ने सिंध में कुत्ते के काटने के वाक़यात पर बात करने पर हमला करने की कोशिश की।
आज सिंध असेंबली में झगड़ा हुआ और पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो हमें मारने के लिए आ गए। तो जब कुत्ते काट रहे हैं और तुम लोग करोड़ों रुपए ले रहे हो उसको खस्सी करने के लिए भी, वो पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो क्या हम खामोश रहें? कौन से कुत्ते आपने खस्सी किए, कौन से कुत्तों को आपने उनका इलाज कराए? रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर तकरीब जारी है। भी आपने स्क्रीन पर वो मनाजिर देख रहे हैं, LNG मुआहिदे की तकरीब है जिसके तहत कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं आप। इस वक्त इस्लामाबाद में ये तकरीब जारी है। LNG मुआहिदे के हवाले से ये तकरीब हो रही है जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। एक बार फिर दीगर खबरें शामिल करते हैं कि 2 दिन में सिंध में कुत्ते के काटने के 3 वाक़यात। वज़ीर आला सिंध के आबाई इलाके जामशोरों में 2.5 साल की ईमान दम तोड़ गई है। मुकदमे में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी नामजद, लाड़काना में 1 बच्ची ज़ख्मी हुई। टंडोवाला यार में 4 साल का बच्चा कुत्ते के काटने से शदीद ज़ख्मी हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस हल्के में कुत्ता काटेगा वहाँ का MPA मुअत्तल होगा। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि 2 दिन में सिंध में कुत्ते के काटने के 3 वाक़यात हुए हैं। वज़ीर आला सिंध के आबाई इलाके जामशोरों में 2.5 साल की ईमान दम तोड़ गई। मुकदमे में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी नामजद, लाड़काना में 1 बच्ची जख्मी हुई। टंडोवाला यार में 4 साल का बच्चा कुत्ते के काटने से शदीद जख्मी हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस हल्के में कुत्ता काटेगा वहाँ का MPA मुअत्तल होगा। कराची में लियाकत जतोई की सरबराही में PTI के नाराज़ रहनुमाओं का इजलास। नाराज़ अहदेदारों की 8 रुकनी कमेटी के अरकान और दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त को पब्लिक करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि नाराज़ अरकान मिलकर आखिर करना क्या चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात की टिकटों की तकसीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाराज हुए हैं। अपना लाएअमल तय करने के लिए इजलास हो रहा है। लियाकत जतोई, गुल मोहम्मद रिंद समेत PTI के दीगर मरकजी अहदेदारान भी इस इजलास में शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज अहदेदार हैं वो उन्होंने 8 रुकनी कमेटी तैयार की है जो वज़ीर आज़म को लिखे गए खत को पब्लिक किया जाएगा। और सिंध में जो PTI के वफाकी वज़रा हैं या फिर जो अपोजिशन लीडर का किरदार है उसके हवाले से वज़ीर आज़म को मजीद खत लिखे जाएंगे ताकि जो सिंध में टिकटों की तकसीम हुई है उस पर इनका एतराज़ है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में जो उनके वर्कर्स हैं उनको इज्जत दे। जी बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात से पहले क्या पंजाब में मुफाहमत हो गई? तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। PTI और नून लीग के 3 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर सेनेट में पहुंच गए। टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर भी दोनों जमातों को बराबर का हिस्सा मिला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू का माफिया। जीत पाकिस्तान की होगी। अब तुम नवाज शरीफ से जितना चाहे NRO मांगो, तुमको NRO नहीं मिलेगा। अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले। एक तरफ मुखालिफत की इंतहा, एक दूसरे को चोर लुटेरे के अलक़ाब। अल्लाह ताला इमरान खान जैसे मोहलिक मर्द से 22 करोड़ अवाम को जल्दी निजात अता फरमाए। सेनेट के इंतखाबात में PTI की असलियत सामने आ चुकी है। पैसे की सियासत PTI कर रही है। इमरान खान साहब माफियाज के लीडर हैं। PTI ने बाजार सजाया हुआ है। दूसरी तरफ मफाहिमत की इब्तिदा। पंजाब में नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गई। सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त पर नून लीग के अफनानुल्लाह खान, साजिद मीर और इरफान सिद्दीकी कामयाब हुए। PTI के ओन अब्बास, एजाज चौधरी और सैफुल्लाह नियाजी की सीट भी पक्की हो गई। काफ लीग के कामिल अली आगा भी कामयाब हो गए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के आजम नजीर तारड़ और PTI के बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला कामयाब। खातीन की नशिस्त पर PTI की डॉक्टर जरखा और नून लीग की सादिया बासी सेनेट में पहुंची हैं। दोनों जमातों के 2 उम्मीदवार दस्तबरदार हुए, जिनमें नून लीग के जाहिद हामिद और सैफुल मलूक खोकर, जबकि PTI के जहीर अब्बास खोकर और उमर सरफराज शामिल हैं। पंजाब में सेनेट के 11 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने में किसका किरदार था, इस जोड़ तोड़ का अहवाल बता रहे हैं मोहसिन बिलाल।
ना वोटिंग की जरूरत, ना जोड़ तोड़ का कोई चक्कर, ना हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा, जिसका जितना हिस्सा उसको उतना मिल गया। सेनेट इलेक्शन से पहले ही पंजाब का मुहाज मिल बांट कर फतह कर लिया गया। इसमें मरकजी किरदार अदा किया स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने। जराये का कहना है कि परवेज इलाही ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की क़यादत से राब्ते किए और जोर दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए पार्टी पोजीशन के मुताबिक सीटों पर इत्तेफाक किया जाए। परवेज इलाही की मेहनत से आखिरी वक्त में नून लीग और पीटीआई के दो और पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार दस्तबरदार हुए और बिला मुकाबला कामयाबी की राह हमवार हो गई। तहरीक इंसाफ को 5, नून लीग को 5 सीटें मिली, जबकि 1 सीट काफ लीग के हिस्से में आई। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पीटीआई के 12 एमएनएज ने नून लीग की टिकट के एवज सेनेट वोट की ऑफर कर दी है। ऑफर का इंकशाफ यूसुफ रजा गिलानी ने गुज़िश्ता रोज जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में किया। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ भट्ट, क्या अहम इंकशाफात सामने आए हैं? जी फवाद, कुछ ऐसी खबरें पहले ही थीं, लेकिन इसको कंफर्म किया कल जो मीटिंग आपस में हुई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जाती उम्रा लाहौर में, उसमें यूसुफ रजा गिलानी जो अहम तरीन सेनेट की सीट है इस्लामाबाद से, उसके उम्मीदवार हैं, उन्होंने वहाँ बात की और मरीम नवाज को ज़्यादा उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि कुछ ऐसे एमएनएज हैं तकरीबन 12 के करीब पीटीआई के जो ये श्योरिटी चाहते हैं कि आप अगले इलेक्शन में यानी मुस्लिम लीग नून उनको टिकट दे तो वो फिर यूसुफ रजा गिलानी यानी पीडीएम के उम्मीदवार को वोट करेंगे। इस पर फिर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आप कुछ नरमी दिखाएं और अगर उनसे आपका राब्ता हो जाए और बातचीत हो जाए तो हम बासानी जो है वो इस्लामाबाद की सीट जीत सकते हैं। मरियम नवाज ने आगे से जवाब दिया कि बिल्कुल आप हमारे मुतफिका उम्मीदवार हैं और हम आपके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। बेसिकली कोई ऐसी हामी आगे से उन्होंने श्योरिटी नहीं कराई, लेकिन ये ज़रूर है कि कहा है कि हम आपका साथ देंगे। हो सकता है कि अगर 12 हैं तो 3-4 को ऐसी श्योरिटी दे दी जाए, 5 को दे दी जाए, जितने कोई कम होते हों। सबको जाहिर है ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इनके अपने भी हैं और उधर मुखालफत भी कुछ लीगी रहनुमाओं ने इस बात की। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम बात बताई और कहा इसी सीट के हवाले से इस्लामाबाद की कि पहले ये होता था कि कोई बजट हो या कोई मामला सेटअप का हो तो अक्सर एस्टेब्लिशमेंट से हमारे एमएनएस को फोन आते थे तो वो एमएनएस मुझे बताते थे यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन उन्होंने कहा कि पहली दफा है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है खास तौर पे इस्लामाबाद की सीट में अभी तक किसी हमारे एमएनए ने हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं की, यानी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और कोई साथ नहीं दे रहे। यानी जो दोनों का मौक़िफ़ था बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का, दोनों का इस्लामाबाद की सीट पर फोकस था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें मिसाल दे के यकीन दहानी करवाई कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, हमें भरपूर ये इलेक्शन लड़ना है, अगर हम जीत गए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन अहम बात इसमें यूसुफ रजा गिलानी की है जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि 12 एमएनएज ऐसे हैं पीटीआई के जो पंजाब से ही हैं और सिर्फ वो श्योरिटी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नईम कि ये बड़ा अहम इंकशाफ किया है यूसुफ रजा गिलानी ने इन 12 एमएनएज के हवाले से, क्योंकि ये जो अपोजिशन है इसकी जानिब से ये कहा भी जा रहा था कि कुछ हुकूमती अरकान ऐसे हैं जो हमें वोट डालना चाहते हैं और अब ये अहम इंकशाफ यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से सामने आया। तो मजीद इस पर आप क्या देख रहे हैं कि मजीद क्या कहना है यूसुफ रजा गिलानी का और इन 12 एमएनएज के हवाले से कुछ पता चल सका है क्या? जी सबब इनमें से कुछ के तो नाम हमें पता है, जाहिर है वो उस तरह हम इसको नहीं कर सकते। ये है इतना बता दें कि ये पंजाब के ही हैं क्योंकि अगला इलेक्शन ये जो हल्के की सियासत करते हैं एमएनएस या एमपीएस, इनकी नज़र अगले इलेक्शन पर हमेशा होती है। ये कुछ ऐसे पंछी होते हैं कि वो माहौल के मुताबिक जो है हर दौर में पार्टियां बदलते हैं और वो पीटीआई में जैसे जनूबी पंजाब में महाज की मिसाल है, वो पहले भी परवेज मुशर्रफ के साथ भी रहे, काफ लीग में भी रहे, फिर नून में आ गए, फिर वो पीटीआई में जनूबी पंजाब महाज बनकर वो आ गए। इस तरह के लोग जो हैं वो दोबारा अब मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि इस वक्त महंगाई है, पीटीआई का कोई इतना ज्यादा ग्राफ। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, ज़रा रिएक्शन भी ले लेते हैं। शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ एमएनएज हैं 12 के करीब जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की है और यूसुफ रजा गिलानी ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर नून लीग का टिकट अगले इलेक्शन में हमें ये दिया जाए, श्योरिटी दी जाए,
तो हम सेनेट में आपको वोट कर देंगे। सर ये क्या हो रहा है, आपकी पार्टी के MNAs क्या कर रहे हैं? शहबाज गिल साहब जी दोबारा जरा फरमाइएगा। हाँ, अच्छा आवाज़ कट गई थी। मैं दोहरा देता हूँ सर। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात हुई है आपकी पार्टी के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 MNAs की। वो ये कह रहे हैं कि हमें श्योरिटी दी जाए कि अगले इंतखाबात में हमें नून लीग का टिकट दिया जाएगा तो हम सेनेट का वोट आपको दे देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये वो चोर बाजारी है, ये वो लूटमार है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने 2013 में भी आवाज़ उठाई, 2015 में भी, 2018 में भी, और कंटिन्यूसली जब से हमारी अब हुकूमत आई है हम ये बार बार कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस सारे लूटमार और खरीदो फरोख्त के सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अगर आपको याद हो तो KP में भी इन्होंने हमारे उम्मीदवारान को खरीदा था। अगर आपको याद हो वहाँ पर जब आपको अच्छी तरह से याद होगा KP के अंदर जब इलेक्शन हुआ 2018 में तो इनकी सीटें नहीं थी लेकिन इनके 2 सेनेटर बने थे। तो ये इनका पुराना वतीरा है। हम इस तरह के हर एक्शन को कंडेम करते हैं। हुकूमत में होते हुए अगर इस तरह के काम करने हों तो हम इनसे डबल कैपेसिटी रखते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हमारे लीडर की एक स्टांस है, उनकी एक तलकीन है पूरी पार्टी को, उनका एक मसला नजर उनके सामने सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है। इसलिए हमारी पार्टी कभी भी ऐसी चीजों में इंशाल्लाह इंडल्ज नहीं करेगी। जो लोग करते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं और आवाम को भी ये कहते हैं कि वो खुद ही देखे कि कौन खरीदो फरोख्त कर रहा है। और जब कोई खरीदो फरोख्त करके सेनेटर बन के आपके सामने आएगा तो वो आपकी खिदमती करेगा। पहले उसने जो 50-60 करोड़ या 1 अरब रुपया खर्च किया होगा सेनेटर बनने के लिए, वो पहले वो पैसे पूरे करेगा। फैसला आवाम ने करना है। ये चोर, इन चोरों को सरे बाजार खड़ा कर दिया है इमरान खान ने लाके, इनको बिल्कुल इनकी सारी करप्शन को बेपर्दा कर दिया है। अब आगे फैसला आवाम ने करना है और इंशाल्लाह इदारों ने इनका एहतराम करना है। लेकिन शहबाज गिल साहब, खरीदार तो एक गलत काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो लोग बिक रहे हैं वो भी तो गलत काम कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, जो बिकेगा वो उतना ही घटिया काम करेगा जितना खरीदने वाला घटिया काम करेगा। जो बिकेगा वो भी उतना ही गैर आईनी काम करेगा, गैर इखलाकी काम करेगा जितना खरीदने वाला करेगा। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये तो हमारा मजहब भी बताता है, ये हमारी इखलाकियात भी बताती हैं, ये हमारे अपने मुल्क के रस्म रवाज भी बताते हैं, हमारे कवानीन भी यही बताते हैं। इन घटिया हरकतों के ऊपर किसी को फख्र नहीं होना चाहिए बल्कि शर्मिंदगी होनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्या वो अपने पोतों और नवासों को यही सिखाना चाहेंगे कि वो खरीदो फरोख्त करें? शायद वो यही सिखाना चाहेंगे, अदरवाइज तो ये बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है। अगर वो, पहली बात तो उनको ऐसी किसी चीज में इंडल्ज होना नहीं चाहिए। अगर वो हुए भी हैं तो उनको ऐसी बातें, गुनाह को कभी भी उसकी तशरीह नहीं करनी चाहिए, गुनाह की कभी भी तशहीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह से इंसान माफी मांगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहबाज गिल साहब कि आप इस पूरे एक्ट को कंडेम करते हैं। अच्छा सर, एक ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब जब इनके नाम सामने आ जाएंगे तो फिर क्या कोई एक्शन होगा पार्टी की जानिब से? देखिए, बात यह है कि आपने देखा हमारी पार्टी ने हमेशा आइन और कानून का साथ दिया। अब जो जैसे सिचुएशन डेवलप होगी, जो चीजें सामने आएंगी, पार्टी अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगी। अभी क्योंकि मैं इस पूरे सिलसिले से लाइल्म हूँ कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हमारे नुमाइंदे खुसूसी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि किसी से मिल लेना जुर्म नहीं होता, लेकिन हाँ वोट बेचना और खरीदना जुर्म है। बाकी तो हम सारे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, हमारी एक दूसरे के साथ दोस्ती होती है, जान पहचान होती है, फौत की, शादी, हर जगह पे एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है। मिलना जुर्म नहीं है, लेकिन वोट बेचना जरूर जुर्म। बिल्कुल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हमारे नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी नईम साहब। जी प्लीज। थैंक यू फवाद साहब। गिल साहब, सवाल ये है जो कि अक्सर आपकी अपोजिशन भी आपसे करती है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिकना और जो खरीदने वाला है ये घटिया काम है, ये नहीं होना चाहिए, आप इसके खिलाफ हैं। तो चौधरी सरवर जब सेनेटर बने थे तो उनके पास भी मतलूबा वोट नहीं थे पंजाब असम्बली में, वो कैसे बन गए? एक इसका सवाल का जवाब। दूसरा, इसी के साथ जब चेयरमैन सेनेट जो हैं उनके तहरीक अदम इत्माद, वहाँ पर सारे वोट अपोजिशन के उलट हुए,
तो वो किसने घटिया काम ये किए थे? जी देखिए, दो बातें आपने जहन में रखनी। एक तो बात आपने ये रखनी है कि हमारी पार्टी का जब चौधरी सरवर साहब का इलेक्शन हुआ था तब क्या स्टांस था, उससे पहले हमारी पार्टी का स्टांस क्या था, उससे 10 साल पहले हमारी पार्टी का स्टांस क्या था कि आइडेंटिफाइबल वोट करें, इस खरीदो फरोख्त को बंद करें। चौधरी सरवर साहब को आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से और मैं भी जानता हूँ। आपको पता है, मेरे से ज्यादा आपको इस बात का इल्म है कि उन्होंने एक वोट भी नहीं खरीदा था। उन्होंने अपने जाती ताल्लुकात के ऊपर वोट लिया था लोगों से। अगर आप लाहौर में रहते हुए ये बात कह सकते हैं कि चौधरी सरवर साहब ने एक वोट भी खरीदा होगा तो मैं फिर आपसे माजरत कर लेता हूँ। आपको भी चौधरी सरवर साहब की पॉलिटिक्स का पता है, वो अराई बरादरी के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा दूसरी बरादरियों में भी उनका हल्का असर है पंजाब के अंदर, और वो वोट खरीदने और बेचने वाला उनका काम नहीं है, पहली बात। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या हमने उस इलेक्शन से पहले नहीं कहा था कि ट्रांसपेरेंट हो? हमने उस इलेक्शन के बाद नहीं कहा था कि ट्रांसपेरेंट हो, इलेक्शन आइडेंटिफाई हो? हम तो वो भले पीटीआई का कोई शख्स एक्स्ट्रा वोट ले, भले नून का ले, भले पीपल्स पार्टी का ले, हम तो कभी भी इस चीज को सराहते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं आइडेंटिफाइबल वोट हो, उसमें भले हमें नुकसान हो, भले फायदा हो। तो इस टाइम ये बहस करने की बजाय कि कौन क्या कर चुका है और क्या करने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो खरीदो फरोख्त होती रही उसको बंद करने के लिए आइडेंटिफाइबल वोट हमें लेके आना चाहिए बिल। जी बिल्कुल ठीक है। शहबाज गिल साहब, जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जो अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि पीटीआई के 12 MNAs हैं या पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि राब्ते में हैं अपोजिशन के साथ, तो वहाँ पर सर आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी जो पार्टी स्टांस है, आपकी जो पार्टी लाइन है, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 12 MNAs हैं वाकई इन्होंने इस सिलसिले में मुलाकात की होगी या सिर्फ एलिगेशंस हैं, ये हवा में बातें हो रही हैं? देखिए, मैं दोबारा आपको मैंने कहा कि मुलाकात होना मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। अभी चंद दिन पहले मेरी PMLN के 2 MNAs के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो सेनेट के बारे में मुलाकात थी, जरूरी नहीं कि वो उनका वोट लेने और देने के बारे में मुलाकात थी। तो मुलाकातें लोगों की जब वो किसी जगह पर जाते हैं, मैं एक खत्म पे गया हुआ था फौजी पे, वहां पे मेरी कुछ MPs के साथ मुलाकात हुई नून लीग के। तो आपकी मुलाकातें होती हैं। अगर तो कोई मुसद्दका आपके पास ये बात है कि किसी ने वोट बेचने की या खरीदने की हामी भरी है और आपके पास उसके सबूत हैं, तो मैं जरूर उसके ऊपर राय दूंगा। ऐसे अगर आप सिर्फ एक मुलाकात के ऊपर आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि शायद वोट खरीदा या बेचा जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल दुरुस्त है। ठीक है शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नईम अशरफ भट्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। अदनान आदिल साहब, आप भी ये बता दीजिएगा कि जो लोग राब्ते कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी से या दीगर अपोजिशन जमातों से, और जो लोग ये चाह रहे हैं कि उनको अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिया जाए, क्या वो PTI के नज़रियाती लोग हैं या फिर ये वो लोग हैं जो दीगर जमातों से हुकूमत की खातिर ही सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किए हैं? देखिए, पहले तो मुझे ये यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा हुआ है। ये तो एक दावा है जिसका कोई सबूत नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ज़राए के हवाले से ये खबर आई है। और ये एक नफसियाती जंग है। इलेक्शन से पहले जो है पार्टियां एक दूसरे का मोराल डाउन करने के लिए जिस किस्म की खबरें फैलाती हैं, उस किस्म की एक खबर है। और ये बात नहीं है कि लोग अगले इलेक्शन के लिए टिकट मांग रहे हैं, लोग पैसे मांग रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए मांग रहे हैं। उस पर पर्दा डालने के लिए ये एक तरह से खबर फैलाई जा रही है कि जी वो अगले इलेक्शन के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसलिए शायद हमें 2-4 वोट ज़्यादा पड़ गए क्योंकि हमें उन्हें अगले इलेक्शन के लिए हम उन्हें टिकट दे देंगे। और बात यह है कि मुझे तो वाज़े तौर पे ये मालूम पड़ रहा है, जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज है यूसुफ रज़ा गिलानी की और इनके लीडरों की, और मैंने जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हालिया देखी हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये बुरी तरह हार रहे हैं। और मेरे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने का इम्कान नहीं है, ये सिर्फ एक नफसियाती जंग का हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब तबसरा करने के लिए। PSL के दौरान सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक़ केस में अदालत की SP ट्रैफिक ईस्ट की सरजनिश। कहा, क्या लोगों को अजियत देने के लिए रोड बंद करते हो? इस हवाले से रिपोर्ट देखी इरफान उल हक की। सिंध हाई कोर्ट में PSL के दौरान सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। अदालत ने SP ट्रैफिक को झाड़ पिला दी, सख्त रिमार्क्स दिए। कहा, बच्चा मर गया, अस्पताल नहीं पहुंच सका, कौन जवाब देगा? सड़कें तो किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 20 फरवरी को नौजवान उसामा सईद को दौरान डकैती गोली मारी गई, रास्ते बंद थे, जख्मी नौजवान अस्पताल नहीं पहुंच सका। जब ये रोड ब्लॉक करते हैं
तो ब्लॉक करने के बाद जो जैम पैक हो जाता है, जहाँ स्नैचिंग और वारदातें शुरू हो जाती हैं, वहाँ ये पूरे आवाम को लावारिस छोड़ के इंतज़ामिया और एक सिक्योरिटी आदमी न ट्रैफिक का न पुलिस का होता है। अदालत ने एसपी ट्रैफिक की सरजनिश की। एसपी ने बताया कि हम सड़कें नहीं बंद कर रहे, मुतबादिल रास्ते दे रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिनके लिए मैच करवा रहे हैं उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। आम दिनों में रात 11 बजे तक रश रहता है, फिर सड़कें बंद कर देते हैं। क्या लोगों को अजियत देने के लिए सड़कें बंद करते हो? इस पर सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि हमलों का खतरा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये तो पूरे शहर के लिए अलर्ट है, सिर्फ मैचेस के लिए नहीं। जहां रोड बंद हो वहां नफरी क्यों नहीं लगाते? पहले लोग खुश होते थे मैच होने वाला है, अब 20 दिन पहले से लोग खौफजदा हो जाते हैं। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब करते हुए एडिशनल आईजी कराची को भी 2 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया, जबकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस हुकाम से जवाब मांग लिया है। बस्ती दायरा के रिहायशियों की बात करते हैं जो सीवरेज के पानी के बायस किस अजियत में मुब्तला है। बोलो मुल्तान में आज आपको दिखाएंगे 70 साला हाजी अब्दुल करीम की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है, मैं दारा बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारे साथ जो सलूक हो रहा है जानवरों से अबतर हो रहा है। यहाँ पानी का मसला है, वासा के पास गए हैं, MNA के पास गए हैं, गंदा पानी है, कोई नहीं सुनता। जे शाह महमूद साहब गया है तो मुल्तान की सीट की वजह से गया है, हमारी वजह से है। पानी नहीं हमारा नहीं होता। मैं गले में बच्चों में मच्छर है, गंदगी है, जनाजा आता है तो जनाजे का मसला बनता है। हम जो कोई मर जाए तो कैसे उठा के ले जाएं, वहाँ घर में दफन करें। बस के पास जाते हैं तो वो बिल भेज देते हैं, जब बिल ना भरो तो नोटिस आ जाता है। ये देखो ये खवातीन, हमारे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, खवातीन भी यहाँ से गुजरती हैं। मकान गिर रहे हैं, ये जो है ये तरीका नहीं है। आप ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये हमारी सुबहदारी को देख के मेहरबानी अता फरमाएं। आगे आ रहा है गेल का नया चैलेंज। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2% पे है। इसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में तनाजुर में डालूं तो जितना वॉल्यूम इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ले रहे होंगे, अगर ये पुरानी कीमत पे लिया जाए तो $316 मिलियन हर साल ज़्यादा देना पड़े। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 10 सालों में $3 बिलियन से ज़्यादा का फ़र्क है इस वॉल्यूम पे। जी बिल्कुल, पुराने मुआहदे के मुकाबले में 10 सालों में $3 बिलियन से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कीमत पे। एक और चीज़ में अहम इसमें बताता जाऊँ, मुआहदे में हमने काफ़ी सारी तरमीम की है। ये 3 मोटी मोटी मैंने आपको बातें बता दी, एक चौथी बताता चलूँ, उसके बाद 2-3 और बातें कहूँगा, फिर सवाल जवाब कर लेंगे। जो हमारा पुराना मुआहदा है उसके तहत $170 मिलियन की लेटर ऑफ क्रेडिट हुकूमत पाकिस्तान ने कतर को दी हुई है। इस नए मुआहदे के तहत सिर्फ $84 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। सो जो LC आप समझ लें वो भी तकरीबन आधी कर दी गई है। और आखिरी बात मैं बताता चलूँ कि इस मुआहदे में हम 2 शिप्स होंगे और फिर 3 साल के अरसे में 2 एडिशनल वेसल्स माहाना हम एडिशनल डिमांड को सामने रखते हुए इसी रेट पे ऐड कर रहे होंगे। जो दिसंबर से वादा खत्म हुआ उसकी कितनी मंगा रहे थे वो? एक वेसल उसमें हर महीने की आती थी 13.37% के रेट से। सो जो एक जो एक्सपायर हो गया है, एक जो अगले साल के शुरू में एक्सपायर होना है, हमने वो 2 कार्गोज रिप्लेस किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग पे, और फिर 3 साल के अरसे में वो बढ़ के 2 से 4 वेसल्स पर मंथ एवरेज पे चला जाएगा। एक आखिरी बात मैं और करता चलूँ, हमने इस मुआहदे में ये भी गुंजाइश रखी है कि अगर हम इसी साल के आखिर में सर्दियों में कुछ
फालतू LNG लेना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, वरना ये मुआहदा अगली जनवरी से शुरू होना है, लेकिन हम चाहें तो ये 2-3 महीने पहले भी इसे शुरू करवा सकते हैं। और इस तनाजुर में हम महंगी LNG जो ला रहे थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को 31% सस्ते कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो स्पॉट पे ख़रीद रहे थे, जब से LNG आना शुरू हुई है तब से लेके दिसंबर 2020 तक हमारी औसत स्पॉट की कीमत 11.90% थी। ये मैं पहले भी कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ। 13.37% का कॉन्ट्रैक्ट था, स्पॉट बाइंग 11.90% पे थी। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत 10.2% पे LNG ला रहे होंगे, तो स्पॉट से भी हम तकरीबन 15-16% सस्ती ला रहे होंगे अंडर एन एग्रीमेंट। सो इससे स्टेबिलिटी भी आएगी, इससे सिक्योरिटी भी आएगी, इससे प्राइस की भी बहुत हमें फेवरेबल टर्म्स मिली हैं। और आखिर में मैं ये कहता चलूँ सवाल देने से पहले कि LNG ट्रेड में ये कीमत लोएस्ट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड कॉन्ट्रैक्ट है आज दुनिया में, 10.2%। सो आई विल स्टॉप देयर। आप साहिबान के जो भी सवाल जवाब हों, हैप्पी टू आंसर। जी खलील। LNG का बेहतरीन मुआहदा वज़ीर आज़म की क़यादत में तय पाया है। नदीम बाबर मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।